हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है मुद्रा व वित्तीय प्रणाली अर्थात मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें पढ़ेंगे मुद्रा का प्रचलन वेग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस पर बगल में एक घंटी बना होगा जिसे बेल आइकन कहा जाता है, उस पर प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो ड्रामा, नो एक्शन, ओनली एजुकेशन। तो आइए शुरू करते हैं मुद्रा का प्रचलन वेग। मुद्रा का प्रचलन वेग में सबसे पहले हम जानेंगे मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है कि जब भी पैसा, धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। जैसे कि आप ही, आपके पास पैसा, मनी नहीं है, लेकिन आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आय के कई कई जरिया अर्थात रास्ते बना लिए हैं, पैसा कमाने के कई जरिया, कई माध्यम बना लिए हैं, सब जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास पर्याप्त पैसा आ रहा है। मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही है। तो इसे क्या कहा जाता है? मुद्रा की पूर्ति। मतलब जिस चीज को हमें चाहिए वह चीज पर्याप्त मात्रा में जब प्राप्त हो रहा है, केवल हम ही को नहीं, सबको प्राप्त हो रहा है, तो मुद्रा की पूर्ति कहलाएगा। मुद्रा की पूर्ति, वस्तु की पूर्ति, ए टू जेड किसी भी चीज की पूर्ति, लेकिन यहाँ टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति। लेकिन इसे बैंकिंग में मुद्रा की पूर्ति को हमने तीन अर्थों में स्पष्ट किया। तीन अर्थों में स्पष्ट किया है। तो पहला, इसमें प्रथम स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप में है। यहां मैंने तो सामान्य अर्थ बताया, लेकिन यहां बैंकिंग में मुद्रा की पूर्ति को हमने तीन चरणों में डिवाइड किया। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। वो क्या होता है? प्रथम क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति मतलब होता है M1, एक सांकेतिक भाषा है। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति मतलब होता है M1। अब प्रश्न है कि M1 क्या कहलाता है? M1 का मतलब होता है जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी प्लस व्यापारिक बैंकों की मांग जमा। जनता के पास करेंसी। अब यहां पे करेंसी में दोनों चीज आ जाएंगे, नोट प्लस सिक्के, और बैंकों के पास मांग जमा। व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमा। इसका मतलब क्या होता है? कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य जनता के पास करेंसी, जनता माने हम, आप लोग, हमारे पास कितनी मात्रा में मुद्रा है, मतलब चाहे नोट हो या सिक्के। देखते होंगे हर आदमी पर किसी को 10 रुपये, किसी को 1000, किसी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपए तक रहते हैं। तो जनता, पब्लिक के पास कितना पैसा है प्रेजेंट में, प्लस व्यापारिक बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक खुले हुए हैं, वह उनके पास मांग जमा अर्थात उनके पास डिमांड कितनी है, कितनी मात्रा में मुद्राएं उपलब्ध है। तो इसी को मुद्रा की क्या कहा जाता है? पूर्ति कहा जाता है। इसको M1 के नाम से संबोधित किया जाता है। अब प्रश्न बारी आती है द्वितीय का, कि कुछ लोग और क्या कहते हैं? कुछ लोग और कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य?
कुछ लोग इसको M3 के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? M3 के नाम से। M3 क्या होता है? M3 का मतलब होता है करेंसी प्लस व्यापारिक बैंकों की मांग जमा प्लस सावधि जमा। क्या होता है? करेंसी प्लस व्यापारिक बैंकों की मांग जमा प्लस सावधि जमा। यह क्या होता है कि जो करेंसी वर्तमान में उपलब्ध है, चाहे नोट या सिक्के, वह प्लस व्यापारिक बैंकों के पास जितनी भी मात्रा में उपलब्ध है या उनकी डिमांड है वह, प्लस सावधि मतलब पर डे या पर मंथ एक निश्चित अमाउंट जो जमा होता है वह, इन तीनों को मिलाकर M3 कहा जाता है। प्रश्न में आता है कि अब तृतीय अवस्था क्या होती है? इस तृतीय अवस्था में मुद्रा की पूर्ति को और किस तरीके से लोग संबोधित करते हैं? तृतीय अवस्था में M2 के नाम से संबोधित किया जाता है। किस नाम से? M2 के नाम से। इसमें क्या होता है कि M2 में जो तीसरा दृष्टिकोण है, यह मानते हैं कि पहला और दूसरा दृष्टिकोण मिलाकर तीसरे दृष्टिकोण को बनाया गया। तीसरे दृष्टिकोण में बनाया गया है कि इसमें केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नियंत्रण प्रणाली, केंद्रीय बैंक अधिक विस्तृत तब होता है जब मौद्रिक नियंत्रण प्रणाली को ठीक रखता है। इसमें यह कहा गया है कि मुद्रा की पूर्ति, क्या कहा गया है कि मुद्रा की पूर्ति में मूल्य का संचय का होना जरूरी है। अब मूल्य का संचय क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि M2 इक्वल टू M3 प्लस मूल्य संचय इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी दूसरी अवस्था में, उसमें यदि हम अपने संचय को भी जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? M2 कहलाता है। क्या कहलाता है? M2 कहलाता है, मनी 2। तो मुद्रा की पूर्ति को 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया। यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति एक बार और समझ लीजिए कि जितना भी किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था के पास मुद्रा उपलब्ध है उसी को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। जब भी कोई संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त किया जाता है, तो इसी को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। तो ये तो चूंकि अलग टॉपिक था, लेकिन मेन हमारा टॉपिक है मुद्रा का प्रचलन वेग। तो आइए जानते हैं मुद्रा का प्रचलन वेग क्या होता है। मुद्रा का प्रचलन वेग समझिएगा इसको। मुद्रा का प्रचलन वेग का मतलब होता है कि जैसे मानिए ये मुद्रा, एक मुद्रा कितनी रफ्तार से चलती है, एक मुद्रा कितनी रफ्तार से चलती है, कितनी स्पीड से चलती है। जैसे देखते हैं कोई गाड़ी है, कोई 60 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। उसी तरह हमारा मुद्रा पैसा भी तेजी से चलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कितना तेज चलेगी, नहीं भी चलती है, बहुत तेज भी चलती है। क्योंकि जो पैसा आज यहाँ है कल पता चलेगा दिल्ली में है, परसों मुंबई में है, फिर कलकत्ता में है। कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित समयावधि में जब हमारी मुद्रा, पैसा, धन कितने लोगों के हाथों से, कितनी प्रक्रियाओं से जब गुजरता है तो उसे मुद्रा का प्रचलन वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि एक निश्चित
समयावधि में, समयावधि में जब मुद्रा अनेकों प्रक्रिया या हाथों भी कहा जा सकता है, हाथों से गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा का चलन वेग या प्रचलन वेग कहा जाता है। क्योंकि मुद्रा इतनी बड़ी चलायमान है कि आज हमारे पास, कल आपके पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास काटनी चलती है। एक मुद्रा एक दिन में अनेकों लोग इससे भी गुजरती है। तो जितनी प्रक्रियाओं से, चरणों से गुजरती है तो इसे मुद्रा का प्रचलन वेग कहा जाता है। ठीक है। अब बारी आती है मुद्रा के चलन वेग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो हमारा हेडिंग है मुद्रा के प्रचलन वेग को निर्धारित करने वाले तत्व। ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा के प्रचलन वेग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जिससे मुद्रा का स्पीड तेज भी रहता है और स्लो भी रहता है, जिसे मुद्रा का प्रचलन वेग कहा जाता है। पहला है मुद्रा की मात्रा। फर्स्ट स्टेप में क्या है? मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा का मतलब क्या होता है कि जब मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो हर व्यक्ति के हाथों में होगा, अर्थात वो और तेजी से चलेगा। जब मुद्रा का शॉर्टेज होगा तो उसका चलन वेग कम होता। जैसे वस्तुओं पे ले लीजिए, एक पेन है, बनाने वाली कंपनी पेन बनाना बंद कर दे या कम बनाए तो क्या होगा? मार्केट में पेन का शॉर्टेज पड़ जाएगा, अर्थात पेन कम दिखेगा। ठीक उसी तरह जब किसी देश में मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है तो बड़ी तेजी से हर आदमी के पास पैसा रहता है, जो नहीं खरीदना है वो भी खरीद लेता है और पैसा चलता रहता है, तो वहाँ प्रचलन वेग अधिक होता है। और कम मुद्रा होती है तो वहाँ प्रचलन वेग कम होता है। अगला, जनता की बचत की आदत। जनता की बचत की आदत। ध्यान दीजिएगा, जब किसी देश में जनता में बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब मैंने 100 रुपया कमाया तो 75 रुपया बचा लिया, 25 से आवश्यकता अनुसार खर्च कर रहे हैं, तो ये बचत की आदत है, हमने ज़्यादा ही बचा रहे हैं। बचत की आदत की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है तो मुद्रा का चलन वेग कम होता है, और जब बचत की आदत की प्रवृत्ति कम होती है, जो बड़ी खर्चीले होते हैं, तो उनका प्रचलन वेग अधिक होता है। अगला है क्रय की किस्म। क्रय की किस्म। क्रय की किस्म का मतलब होता है कि जब कोई भी वस्तु नगद खरीदने की प्रवृत्ति होती है, मतलब नगद खरीदने की प्रवृत्ति जहां पाई जाती है वहां मुद्रा तेजी से चलता है, और उधार खरीदने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वहां मुद्रा का चलन वेग कम होता है। ये निर्धारित करने वाले फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। अगला, उधार चुकाने की अवधि। उधार चुकाने की अवधि, इसका मतलब क्या होता है? जब लोग उधार चुकाने के लिए उधार वस्तुएं लेते हैं और उनका ड्यू डेट बड़ा लंबा डालते हैं,
इसके मतलब है तत्काल में उनके पास पैसा नहीं है, अर्थात उधार की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है, तो वहाँ मुद्रा का प्रचलन वेग कम होता है। और जहाँ उधार की समय सीमा कम रहती है, ठीक है आज नहीं कल दे देंगे, तो वहाँ थोड़ा मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक होता है। अगला है यातायात व संचार सुविधाएं। यातायात व संचार की सुविधाएं, कहने का मतलब है जिस देश में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशंस ज़्यादा होते हैं, डेवलप होता है, अर्थात यातायात की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वहाँ मुद्रा की चलन गति तेजी होती है। और जहाँ ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है, कम होता है, तो वहाँ की प्रचलन वेग कम होती है। आर्थिक विकास का स्तर। अगला है आर्थिक विकास का स्तर। इसका मतलब होता है कि जिस देश में तरक्की विकास डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर होता है, तो वहाँ पैसा खर्च होगा ही होगा, और खर्च होगा तो मुद्रा की चलन गति बढ़ जाएगी। जिस देश में विकास ही नहीं होगा वहाँ पैसा कहाँ चलेगा, कहीं खर्च नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, चलन गति कम रहेगी। अगला जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व देखे होंगे कि जहाँ पॉपुलेशन भी अधिक होता है तो वहाँ पैसा उसी रफ्तार से चलता है, और पॉपुलेशन कम होने पर पैसा कम चलता है। जैसे देखते होंगे जिस देश में आबादी बड़ी कम है तो वहाँ पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, काफ़ी महंगा कास्टली पैसा होता है, उन लोग के लिए आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ सरकार वहाँ की पर्याप्त मात्रा में नोट छापती है, और इतना थोड़ा भी छापेगी तो पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे कंट्री में पैसा भरपूर छापा जाता है, लेकिन उसका रीज़न है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। कहने का मतलब है पॉपुलेशन अधिक होने पर चलन गति बढ़ती है, पॉपुलेशन कम होने पर चलन गति मुद्रा की कम हो जाती है। अगला है कीमतों का भावी अनुमान। कीमतों का भावी अनुमान। कीमतों का भावी अनुमान का मतलब होता है कि जब भविष्य में मूल्य के बढ़ने की आशंका होती है या मूल्य बढ़े होते हैं, तो वहाँ पे लोग खरीदारी कम करेंगे, और कम करेंगे तो मुद्रा की चलन गति कम होगी, और यदि सस्ते रहेंगे तो ज़्यादा खरीदा जाएगा, तो वहाँ चलन गति अधिक होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं कि मुद्रा की प्रचलन वेग को निर्धारित करने के लिए, जैसे कि राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक दशा भी प्रभावित करती है मुद्रा को, साख की गतिशीलता भी प्रभावित करती है, मजदूरी की रीति भी प्रभावित करती है। बहुत सारे रीजन्स हैं जो मुद्रा के प्रचलन वेग को प्रभावित करते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।